क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आपकी फैक्ट्री चलेगी क्या? सिवान में आप फैक्ट्री खोल दीजिएगा, चल पाएगा क्या? जिस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था लाचार है, नहीं चल पाएगा। जाति की बात करनी है तो मैं ये कहता हूँ पिछले 70 साल से हर विधानसभा में, लोकसभा में पार्टिकुलर जाति के लोग हुए होंगे। वो क्यों नहीं अपने ही जाति के लोगों के लिए कंपनी खोल दिया, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया कि केवल हमारे जाति के लोगों को इसमें नौकरी दिया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति तो एटलीस्ट बदल सकते थे। पिछले 3 पीढ़ियों से लोग बेरोजगार हैं। हर तीसरे चौथे घर में एक लड़का स्माइक के नशा के गिरफ्त में है। तो आप जाके पूछिए परिवार वालों की स्थिति क्या है। जिस घर में भी लड़का नशा के गिरफ्त में आ रहा है, उस घर की आर्थिक स्थिति, उस घर की सामाजिक स्थिति, उस घर की मानसिक स्थिति। जो लड़के सोचते हैं कि पॉलिटिक्स शुड बी एज ए कैरियर, तो मैं एक एग्जांपल है, पहले आप अपने लाइफ में सेटल होइए कि आप जब तक आप अपने लाइफ में सेटल नहीं होता आप नेता समाज को कैसे संभालिएगा। मैं अगर अभी 15 साल बाहर नौकरी किया हूँ, अपने दम पे सिवान से पढ़ के अगर मैं विदेशों में अपना धाक जमा या अपने लिए यूएस गवर्नमेंट में, यूके गवर्नमेंट में, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अगर अपने लिए पोजीशन क्रिएट किया हूँ तो अपने दम पे। आप जिस एसी की बात कर रहे हैं तो शायद मेरा वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो दिन भर आप लोगों के बीच में गांव-गांव इस धूप में, मतलब या वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मूसलाधार वृष्टि हो, मैं हमेशा घूमते रहता हूँ। मैं यही मिट्टी का पला बड़ा, इसी पगडंडी में बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एसी और ये सब चीज़ें मेरे जिस्म को कुछ इम्पैक्ट करने वाले। का बाप होने के लिए, आप जैसे भाइयों का बड़ा भाई होने के नाते मुझे लगा कि मुझे आवाज़ बननी चाहिए। जितना हारना मेरा मकसद है ही नहीं। मेरा मकसद है कि असली मुद्दे जो हैं वो समाज के इस पॉलिटिक्स में एजेंडा बन जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी बगल में दिख रहे हैं प्रकाश मणि तिवारी जी हैं, जो सिवान लोकसभा से प्रत्याशी होने वाले हैं आने वाले चुनाव में 2024 के। इनसे बातचीत करेंगे। ये अमेरिका में कहा जाता है कि नौकरी करते थे, उसके बाद से ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में है और आज बढ़हरिया के क्षेत्र में हमसे मिले हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्यों ये अपना नौकरी एक काफ़ी मतलब कंफर्ट जोन छोड़कर और स्ट्रगल कर रहे हैं राजनीति के फील्ड में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। जैसे कि आपने पूछा क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और कोरोना के बाद मैं जब यहाँ पे आया ऑस्ट्रेलिया से तो मुझे यहाँ की कुछ समस्याएं दिखनी शुरू हो गई। पहले तो आप आते थे 10-15 दिन के लिए तो समस्या नहीं दिखती थी। आने के बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इनका एज है 16-17 से लेकर 25-26 साल तक, वो नशा के गिरफ्त में लिप्त हो रहे हैं। स्माइक, गांजा, ये सब नशा इतनी बुरी समस्या है और इतनी गंभीर समस्या है हमारे समाज में कि जो भी बच्चे इस गिरफ्त में आ रहे हैं वो देखा जाए तो मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से दोनों तरफ से वो बर्बाद हो रहे हैं। 3 से 4 साल में उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो एक तो पहला समस्या मुझे ये दिखा कि इसके खिलाफ बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं उसके लिए घर घर घूम के जो भी मैंने बच्चे मुझे दिखे, मैं तो पहले एक रिसर्च किया कि हमारे ज़िले में क्या स्थिति है। तो मुझे पता चला कि हर तीसरे चौथे घर में आज के डेट में बच्चे जो है नशा के गिरफ्त में हैं। तो मेरा प्रयास ये रहा कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो इस क्रम में मैं कुछ बच्चों को तो नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचा पाया हूं, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र समाधान नहीं है। 6 महीने के बाद जब बच्चे नशा मुक्ति केंद्र से घूम के आ रहे हैं तो उनकी स्थिति वही रह जा रही है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपके समाज में 3 पीढ़ियों से लोग बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से हर एक परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। कल कारखाने नहीं होने से यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं। मेरा कहने मतलब 3 पीढ़ियों से बेरोजगार है क्योंकि किसी नेतृत्व ने कल कारखाने खोलने पे जोर नहीं दिया। हमेशा बेरोजगारी मुद्दा रहा है। आप शुरू से जब भी इलेक्शन उठाइएगा, आप रिकॉर्ड उठाइएगा, अगर आप 2000 सन आप लोग अपने एज जब आप जन्म लिए होंगे उससे 2-4 साल 2000 सन से अगर आप उठाएंगे, उस समय से ही बेरोजगारी का मुद्दा मुझे सुनने को आ रहा है। लेकिन आज तक अगर बेरोजगारी हर इलेक्शन में मुद्दा रहता है तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप करते क्या हैं? इस तरह के प्रश्न मेरे मन में आया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के पीछे हमारे नेतृत्व जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर बार हम लोग असबल, असमर्थ, असक्षम लोगों को चुन के वहाँ तक भेजते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है
और हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, गुनाहगार हैं। तो मुझे लगा कि इसमें आवाज़ उठाना चाहिए, एक ऑप्शन बनना चाहिए, जिससे कि मुझे देख के हो सकता है आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग इस राजनीति में कदम रखें और लोगों को एक विकल्प मिले, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। अभी क्या है, वर्स्ट वर्सेस वर्स्ट। ये थोड़ा खराब है तो इनसे थोड़ा खराब है, थोड़ा खराब ये है, ऐसे मतलब ये खराब है तो इससे थोड़ा खराब ये है, ऐसा मानसिकता है कि भाई इन्हीं को वोट दे दो। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो उसे हम लोग वोट करें। चलिए, आपने तो अपनी बातें बता दी, जो आपने महसूस किया, जो आपने देखा क्षेत्र में घूमकर। मगर मेरा ये सवाल है, चलिए मैं सवालों को दौर को बढ़ाता हूँ कि ये बताइए, आपने तो महसूस कर लिया, मगर विजन क्या है? लगता है कि इन सब मुद्दों पे जनता वोट करेगी वाकई में? देखिए, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि पिछली 3 पीढ़ियों से लोग बेरोजगार हैं। हर तीसरे चौथे घर में एक लड़का स्माइक के नशा के गिरफ्त में है। तो आप जाके पूछिए परिवार वालों की स्थिति क्या है। जिस घर में भी लड़का नशा के गिरफ्त में आ रहा है, उस घर की आर्थिक स्थिति, उस घर की सामाजिक स्थिति, उस घर की मानसिक स्थिति, तीनों तरह से वो लोग कमज़ोर हो रहे हैं। तो अभी जो भी मतलब लोग हैं समाज में, उनके लिए बहुत ही क्लियर कट, मैं कहूँ तो बहुत ही सामने उनके एकदम स्पष्ट रूप से उनको क्या चाहिए एकदम क्लियर है। पहले तो उनको रोजगार की व्यवस्था चाहिए। सभी सरकारी कार्यालयों में बिना घूस के सब काम हो जाना चाहिए। ये लोगों की एकदम मतलब क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे यहाँ कल कारखाने खोलिए, हमारे यहाँ जो सरकारी व्यवस्था है उनको सही ढंग से लगाइए, जो खेती बाड़ी के लिए यूरिया है समय से मिल जाए, ब्लैक में नहीं खरीदना पड़े, खेतों में पानी बढ़िया से पहुंचे समय पे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, जिससे कि आप अगर पैदावार कर रहे हैं तो आप पैदावार को रख सकते हैं। नहीं तो दिल्ली से ज़्यादा महंगी सब्जी हम लोग अपने गांव के बाज़ार में ख़रीद रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अमेरिका में जॉब कर रहे थे, आज आप आए भारत में, उसके बाद से देखें कि ये सारी समस्या है, उसके बाद से चुनाव में आ गए, तो आप शुरू से ये चीज़ें नहीं कर सकते थे? जब आप पढ़ाई लिखाई जब किए उसके बाद ही यहाँ से स्ट्रगल करके नेता बन सकते थे और इन सब समस्याओं पर काम कर सकते थे। आज बेल सेटर होने के बाद से ही क्यों आए आप? ये तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो लड़के सोचते हैं कि पॉलिटिक्स शुड बी एज ए कैरियर, तो मैं एक एग्जांपल है, पहले आप अपने लाइफ में सेटल होइए। कि आप जब तक आप अपने लाइफ में सेटल नहीं होता, आप नेता समाज को कैसे संभालिएगा? मैं अगर अभी 15 साल बाहर नौकरी किया हूँ अपने दम पे, सिवान से पढ़ के, अगर मैं विदेशों में अपना धाक जमा या अपने लिए यूएस गवर्नमेंट में, यूके गवर्नमेंट में, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अगर अपने लिए पोजीशन क्रिएट किया हूँ तो अपने दम पे, और लोकसभा में भी अगर आपके बीच में चर्चा में अगर आप मुझे कोसते हुए आए हैं तो मेरे अपने बदौलत में अपने दम पे मुझे पता है कि कैसे अपने लिए पोजीशन क्रिएट करना है। तो मैं तो एक एग्जाम्पल भी बच्चों के लिए फिट हो रहा हूँ कि भाई आप नेतागिरी के चक्कर में कैरियर मत बर्बाद कीजिए। नेता ही बनना है तो पहले अपने आप को सबल बनाइए, उस लेवल पे जाइए कि लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले आपकी हिस्ट्री उठा के देखें कि आप क्या हैं। तो मुझे मेरे बारे में जिसको देखना है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उठा के देखिए मेरे पृष्ठभूमि। क्या आप ये कहना चाहते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग पॉलिटिकली नहीं आते हैं? पॉलिटिकल एक करियर नहीं है? देखिए, आज के डेट में पॉलिटिक्स के नाम पे अनगिनत बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, अगर पॉलिटिक्स में ही बिहार में कैरियर है तो क्यों हर बार वही एमएलए इस पार्टी से उस पार्टी से घूम के आता है, वही एमपी का चेहरा बार बार क्यों रहता है? क्यों नहीं हर पार्टी से, हर विचारधारा से नए बच्चों को चांस दिया जा रहा है? हर बार बड़े चेहरे वही रहेंगे, आप और हम बस झंडा ढोने का काम करते हैं। हर पोजीशन पे, हर पार्टी के हर पोजीशन पे बड़े बड़े नेता कुंडी मार के बैठे हैं दम सांप की तरह। तो अगर आपको लगता है कैरियर है पॉलिटिक्स में तो आप सजेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से तो बच्चों का कैरियर यहाँ पे पॉलिटिक्स में दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं एकदम धाक जमा के बैठे हैं, जब भी बनेंगे तो वही सीएम बनेंगे, वही पीएम बनेंगे, वही एमपी एमएलए का चेहरा रहेगा हर पार्टी से। अगर ज़मीन से उठा के अगर रखने की व्यवस्था होती तो आज हमारे समाज की ऐसी स्थिति होती नहीं। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आप समझ पाइएगा, अगर आप एसी में दिन भर रहते हैं, अगर आपको कह दिया जाए जो किसान है उसकी समस्या समझने के लिए आप समझ पाइएगा, उसकी फीलिंग को समझ पाइएगा, और क्या विश्वास करेंगे लोग? अगर आप जीत के जाइएगा तो उस पर आवाज़ उठाइए, उस पर काम कीजिएगा। इसलिए मेरा सवाल था। हाँ, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। आप जिस एसी की बात कर रहे हैं तो शायद मेरा वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो दिन भर आप
लोगों के बीच में गांव-गांव इस धूप में मतलब या वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मूसलाधार वृष्टि हो, मैं हमेशा घूमते रहता हूँ। मैं यहीं मिट्टी का पला बड़ा इसी पगडंडी में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एसी और ये सब चीज़ें मेरे जिस्म को कुछ इम्पैक्ट करने वाली है। मैं इसी मिट्टी का बना हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट मतलब। हाँ, अपने काबिलियत से मैं बाहर गया हूँ, अभी भी जा सकता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट में मेरे अंदर हो वैसे मतलब मेरे पास एक्सपर्टीज है प्रोफेशनली कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज़ की मुझे ले सकते हैं, क्योंकि मेरा रिसर्च वाला एरिया है। मैं कंट्रीज़ के क्राइम, उनके फ्रॉड बैंक में कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे रिसर्च करता हूँ। तो ये सब चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी मैं किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूएस और यूके गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे कंपनियों के लिए भी मैं काम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। चलिए ये आगे सवालों का दौर बढ़ाते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि वाकई में पॉलिटिकल अगर बना जाए, राजनेता बना जाए या एमपी एमएलए बना जाए तभी जनता का समस्या सॉल्व हो सकता है, या फिर ऐसे भी आप इंसान हैं, आप चाहते तो अपने रिसोर्स से आपके बहुत सारे जानने वाले लोग होंगे, उनसे उद्योग लगाया जा सकता था, बहुत सारी ऐसी कामें कराया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे देश में लोग उदाहरण भी हैं। तो क्या लगता है कि वाकई में पॉलिटिकल ही ऐसा माध्यम है जो जनता का सेवा किया जा सकता है? जहाँ पे आप केवल 5% प्रॉब्लम्स को या 1%, 0.1% प्रॉब्लम्स को अपने दम पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए जो पैसा रखाऊंगा उसी के दम पे ना कुछ कर सकता हूँ। पॉलिटिकली ये 80% 90% वर्क जो है ये नेतृत्व का रहता है। आप कहिएगा किसी बंदे को कि सरकारी काम अपने पॉकेट से कीजिए, तो ये संभव नहीं होता है। जब तक सुदृढ़, स्वच्छ, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने वाले नेतृत्व सामने नहीं आएंगे, हमारे समाज का विकास संभव नहीं है। आप कितना भी बढ़िया एक फैक्ट्री डाल दीजिए, अगर कानून व्यवस्था लाचार है आज के डेट में, जिस तरह से क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आपकी फैक्ट्री चलेगी क्या? सिवान में आप फैक्ट्री खोल दीजिएगा, चल पाएगा क्या? जिस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था लाचार है, नहीं चल पाएगी। तो मुझे लगा मैं उतना भी सबल नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं पैसे से, इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत पैसा वाला मैं 1000 को कंपनी खोल दूँगा। मैं अपने लिए समर्थवान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक फैक्ट्री खोल दूं और मतलब ये कर दूं। मुझे लगा, मेरी जो सोच है, मुझे लगी कि भाई यहाँ पे नेतृत्व की जो असमर्थता कही है या उनकी कमजोरी कही है या उनकी लापरवाही कही है, लाचारी कही है, जिसकी वजह से ये समस्याएं हैं। अगर कोई भी नेतृत्व निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने की इच्छा रखे या करना शुरू कर दे, तो प्रशासन हुआ या समाज की सभी समस्याओं का समाधान है। आज़ादी के बाद से मैं देखते आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है अपना भौकाल बनाते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। क्या आप वाकई में लगता है कि जो जातिगत प्रथा चल रही है, पार्टियों के दम पे वोट होते हैं, उससे आप कैसे लड़ पाइएगा, लगता है ये? हाँ, देखिए ये तो चीज़ें मतलब स्पेशली जो इलेक्शन जब आता है तभी जातिवाद ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। नहीं तो ये दुकान बैठा है, यहाँ पे हम दुकान पे बैठे हैं, कौन नहीं आके यहाँ पे चाय पीता होगा? इनका दुकान चलाने के लिए हर वर्ग के लोगों का योगदान है। समाज में इसी तरह हर एक लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जातिवाद का कीड़ा हमारे इसलिए बोया जाता है कि स्पेसिफिक लोगों को उससे प्रॉफिट होती है, जात के नाम पे उनको वोट मिल जाता है या समीकरण बिगाड़ के इधर उधर लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अगर जाति की बात करनी है तो मैं ये कहता हूँ, पिछले 70 साल से हर विधानसभा में, लोकसभा में पार्टिकुलर जाति के लोग हुए होंगे, वो क्यों नहीं अपने ही जाति के लोगों के लिए कंपनी खोल दी, या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि केवल हमारे जाति के लोगों को इसमें नौकरी दिया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति तो एटलीस्ट बदल सकते थे, तो ऐसा करते नहीं है। बस ये जब इलेक्शन आता है तो हमको आपको गुमराह करके किया जाता है। और मैं एक्चुअली, मेरा जो ये कैंपेन चल रहा है बहुत अलग ढंग से, मैं डोर टू डोर गाँव में जा रहा हूँ, पिछले 1 साल से आप लोग देख रहे हैं। तो ये पार्टी ओटी का जो कैडेट वोट है वो मुझे इम्पैक्ट नहीं करना, मैं उसकी परवाह भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए जितना हारना भी हो उतना बड़ा मैटर नहीं, मेरे लिए है कि जो असली मुद्दे हैं समाज के वो उभर के सामने आ जाएं। मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि मेरा ये सवाल था कि जो पार्टी परंपरागत जो जातिगत वोट बैंक से चलता है, वो सीटें भी बंटवारा करती है, जाति देखकर करती है, समीकरण देखकर करती है, उससे लड़ पाइएगा? ये संभव हो पाता है? वो तो समय बताएगा लड़ पाऊंगा कि नहीं। लड़ना तो हर हाल में है, जितना मुझे प्रयास करना है। मेरे हाथ में क्या है? प्रयास करना है, कोशिश करना है। एक युवा हूँ, अगर आप उठा के देखें पूरे क्षेत्र में कोई पार्टी का नेता क्या गांव में घूम रहा है? अभी नहीं घूम रहा है। एक प्रकाश मणि तिवारी है पूरे 1 साल से लोकसभा क्षेत्र में, जो गांव-गांव लोगों से मिल रहा है, छुपी हुई नहीं है। आप सोशल मीडिया से या गांव में जाके उठा के देख लीजिए। तो मैं एक युवा हूँ, मैं एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आया हूँ। जो लोग कहते हैं असंभव है ना,
प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, उसमें मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। अब तो ये समय बताएगा कि मैं कितना सफल हो पाता हूँ। एक युवा जो कुछ करने की लालसा लेके यहाँ पे आया है, लोगों का समर्थन कितना मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं अभी ना किसी से वोट मांग रहा हूँ ना कुछ, मैं लोगों से अपना जनसंपर्क कर रहा हूँ, उनके साथ बैठ के उनके समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि हर एक समस्या को मैं समझ के उसको मतलब 2024 और 25 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मुद्दा बना सकूँ। मैं जो भी मुद्दे हैं, काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं मेरे, आप देखे होंगे, एक मूलभूत से लेके काफ़ी गंभीर मुद्दों के बारे में मैं चर्चा। किसी भी बाज़ार में एक टॉयलेट नहीं है, महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है, तरवाड़ा चले जाइए, बढ़हड़िया चले जाइए, किसी भी बाज़ार में एक सुलभ शौचालय जो सारे नेता तो इसी एजेंडा पे आते नहीं, हैं। ये चीज़ें 20 से 25 साल पहले हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज होनी चाहिए, 20 से 25 साल पहले हो जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि कौन करवा रहा है, ये ज़रूरी है कि हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं देख रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। गंभीर मुद्दे हैं जैसे नशा हो गया, बेरोजगारी हो गया, जो हमारे यहाँ जातिवाद के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है, दंगा फसाद किया जाता है, इन सभी चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ कि एज ए मुद्दा बना के लोगों को समझा सकूँ। अब देखना है, समय बताएगा। किस पार्टी से आ रहे हैं ये बता दीजिए। क्या लगता है कि किसी पार्टी को ज्वाइन करके सही रहेगा या फिर निर्दलीय ही सही? देखिए, निर्दलीय हूँ तो मैं हर समस्या के बारे में बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। जिस दिन से मैं किसी पार्टी का दामन थाम लूँगा, मैं उसके विचारधारा के अकॉर्डिंग मुझे चलनी पड़ेगी। रह गई अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, किसी ना किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, समर्थन लेना पड़ेगा। वो समय बताएगा कि मैं मेरी विचारधारा या मुझे कौन लोग अप्रोच कर रहे हैं या मैं जिन्हें अप्रोच कर रहा हूँ मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारे क्लॉज हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल तो निर्दलीय हूँ और अपने ही दम पे मैं पूरी तैयारी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जान लगा दिया हूँ इसके पीछे। कई बार लगता हुआ कि कहाँ बेल सेटल होकर और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यहाँ पे घूम रहे हैं गांव-गांव, कभी नहीं लगता है कि फिर ये सब छोड़कर चला जाना बहुत चाहिए? बार फैमिली से बहुत प्रेशर भी है, लेकिन मुझे यही चीज़ याद आता है कि आज से 10 साल बाद मैं जब लौट के आऊँगा तो ऐसी स्थिति रहेगी कि आने वाले 10 साल में जो चल रहा है कि मैं अपने बच्चे को कहूँगा कि तुम बाहर मत जाओ, तुम यहीं पे रह जाओ, मैं घूम के गांव से आ जा रहा हूँ, या गांव पे भी लाऊंगा तो उसको उसके पीछे मुझे घूमना पड़ेगा। जिस तरह से रोड पे जो क्राइम हो गए हैं आजकल, क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे, जिस तरह से बच्चे नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 10 साल में मेरे रिलेशन के मेरे बच्चे या मेरे भतीजा या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव, वो भी इस नशे के लिप्त में आ जाए। कोई बच्चा अपराध जगत में कदम रख दे या कोई बच्चा अपराध का शिकार हो जाए। जब इन सभी चीज़ों को सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं, सही कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि कल के डेट में मुझे अपने आप पे ग्लानि नहीं हो कि मैं उस समय सक्षम था, सबल था, मैंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बस अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, एक बच्चे का बाप होने के लिए, आप जैसे भाइयों का बड़ा भाई होने के नाते मुझे लगा कि मुझे आवाज़ बननी चाहिए। जितना हारना मेरा मकसद है ही नहीं, मेरा मकसद है कि असली मुद्दे जो हैं वो समाज के इस पॉलिटिक्स में एजेंडा बन जाएं। जो भी मतलब हमारा इलेक्शन होने वाला है, जब मुद्दों की राजनीति होगी तो एक एक करके प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होगा। क्या मैसेज दीजिएगा सीवान की जनता को? हाँ, सीवान की जनता से मैं यही कहूँगा कि देखिए, मैं 2024 में आपके सामने एक विकल्प हूँ। अगर आप लोग को लगा कि ये लड़का आपके लायक है, मेरी बातों से अगर आप थोड़े भी मतलब मेरी बातों से आप सहमति जताते हैं, क्योंकि मैं एक बच्चे का बाप होने के नाते मुझे लगा कि अगर ये आवाज़ नहीं उठाई जाए तो कल के डेट में किसी का बच्चा, किसी का बेटा नशे के गिरफ्त में आ सकता है, अपराध का शिकार हो सकता है, अपराध जगत में कदम रख सकता है और किसी भी घटना का शिकार हो सकता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है मेरे बातों में सच्चाई या मेरा समर्थन करते हैं, तो आप अपना मेरा 2024 में अपना आशीर्वाद दीजिए। नहीं तो मुझसे जो कोई अगर बेहतर आता है तो सबको मिलकर उसका समर्थन करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ प्रकाश मणि तिवारी जी हैं और इनसे बातचीत की हमने लोकसभा चुनाव के ऊपर, क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है और लगता है कि मेरे से कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब भी इनसे मिले वो बेबाकी से वो सवाल पूछ सकें। और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर और काफ़ी मतलब वक्त निकालें हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।